हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली द हिंदू का करंट अफेयर्स, एडिटोरियल एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस बहुत अच्छे से किया जाता है और उस पे जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चंस की, वो सब सॉल्व कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टीच द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी एंड न्यूज एनालिसिस इन हिंदी फॉर यूपीएससी 2024 prelims and mains. Today this is the very most important article come in newspaper. आज जो है अभी कुछ दिन पहले धारा 124 जो राजद्रोह का अधिनियम है, उस पर एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। तो उसको हमने बताया था और आज के दिन एडिटोरियल पार्ट में उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उसकी प्रासंगिकता पर उसको हटाने की मांग की जा रही है और एक तरफ लॉ कमीशन है जो उसको बनाए रखने के फेवर में है, और लॉ कमीशन ने तो यहाँ तक कह दिया है, क्लियरिफाई कर दिया है कि जो 3 साल की इसमें सज़ा होती है उसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया जाए या आजीवन कर दिया जाए। यह एक तरीके से सज़ा को जो है 3 साल से 7 साल मिनिमम इन्होंने कहा है। वाह रे विधि आयोग! तो इस तरीके से एक ऐसा विचार यहाँ पर लोकसभा के फार्मर सेक्रेटरी हैं जनरल, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से सार्वभौमिक और प्रासंगिक अपना जो विचार है, मेरे दृष्टिकोण में दैट इज़ द सफिशिएंट एंड वेरी रिलेवेंट ओपिनियन ऑफ द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। तो यह जो थी यह बहुत ही बेहतरीन विचार उन्होंने रखा है पूरे आर्टिकल को लेकर के। पूरे अपना जो मंतव्य होता है कि उसकी प्रासंगिकता क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कहाँ तक रिलेवेंट है, जो सेक्शंस 124A है। तो इस तरीके से जो पूरा आर्टिकल है वह कहीं न कहीं एक बेहतरीन ढंग से इंगित कर रहा है आज के दिन, और इसमें केदारनाथ का मामला लिया गया था, तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बगल का आर्टिकल जो इंड द डिबेट लिखा है, जहाँ पर वो भी आर्टिकल इसी वाले से रिलेटेड है और उसमें वही सारी बातें उल्लेखित की गई हैं। एक तरीके से उसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है लॉ कमीशन को, क्योंकि लॉ कमीशन ने जो है धारा 124 के तहत, यानी कि सेक्शंस 124A के तहत जो है सज़ा को मिनिमम 7 साल करने का प्रावधान दिया है। तो इसमें लॉ कमीशन की खिंचाई की गई है। उसके नीचे का जो आर्टिकल है अभी नाइजीरिया में नए प्रेसिडेंट हुए हैं। नाइजीरिया जो है वहाँ पर कई सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उसको लेकर के क्या नाइजीरिया में सुधार हो सकता है, उसके सुधारों के ऊपर चर्चा की गई है। और उसमें इंडिया का कहाँ तक दांव है, इंडिया क्या कर सकता है क्या नहीं, इंडिया को कैसे लाभ मिल सकता है, तो उसके ऊपर चर्चा की गई है। उसके बगल में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आप लोग देखते होंगे, जब सड़क पर जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा स्टील के बोर्ड लगाए जाते हैं। ऑन बोर्डिंग जो सड़क के किनारे होता है, बोर्ड लगाए जाते हैं और वो पूरे के पूरे स्टील के फ्रेम पर रहता है। तो होता क्या है, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो वह बोर्ड गिर जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस बोर्ड के नीचे जितने आदमी खड़े रहते हैं या जो भी उस बोर्ड के इर्द गिर्द रहता है, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। तो यह बहुत ही चिंता की बात है। इस पर पूरा का पूरा डिबेट हुआ है, ये कैसे हटाया जाए कैसे नहीं उसको लेकर के बातचीत की गई है। तो यहाँ पर जो है यही सारी बातें हैं। आइए हम लोग एक एक आर्टिकल को बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वही बातें अब हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखिए, सेडिटिशियन यानी कि सेडिटियन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विथ स्टेट, ये जो राजद्रोह का अधिनियम है, पूरी तरीके से राइटर कह रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ, यानी कि जब यहाँ पर राज्य सरकार के साथ बात की जाए तो वर्तमान लोकतंत्र गणराज्य की बात की जाती है, तो उसके साथ इस तरह का कानून इर्रिलेवेंट है।
इलॉजिकल है, अतार्किक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आइए हम लोग बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। हुआ क्या कि अभी हाल ही में लॉ कमीशन की 279वीं ही रिपोर्ट जारी की गई। लॉ कमीशन ने अपनी 279 रिपोर्ट जारी की है और उसमें रिकमेंडेशन किया कि जो सेक्शन 124A है इंडियन पैनल कोड में, जो राजद्रोह के कानून या देशद्रोह के कानून पर आधारित है, उसको जो है एक तरीके से उसकी जो पनिशमेंट है, अपराध का जो पनिशमेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, उसको बनाए रखते हुए उसको कम ना किया जाए। और जबकि जो 124A है वो मिनिमम 3 साल की सज़ा को प्रोवाइड कराता है। अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह या देशद्रोह के नाम पर कुछ करता है, वो उसकी गिरफ्त में आता है, तो मिनिमम 3 साल की सज़ा है। तो यहाँ पर जो है लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई है 279वीं रिपोर्ट, उसमें उसने रिकमेंडेशन किया है कि ये जो सज़ा 3 साल की है इसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया जाए। ये एक तरीके से यहाँ पर अंत में इस बात को राइटर लॉ कमीशन की बहुत आलोचना और एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किए हैं कि लॉ कमीशन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने सामान्य ज्ञान पर। तो यहाँ पर जो है 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया, एक आदेश दिया था कि जो सारी एसजी वोम्बकेटर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्डर जो दिया था कि जो पंजीकृत मामले हैं, जो पंजीकृत हो रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट या राजद्रोह के अगेंस्ट, वो सब मामले उस पर स्टे दिया। और इसको यहाँ तक कहा कि ये जो इस तरीके के मामले आते हैं, ये मामले पहली चीज़ की जो अथॉरिटी होती है, इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा वाइडली मिसयूज किया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के मामले को आगे बढ़ाने पर बंद कर दिया। आगे जो लेकर के प्रोसीडिंग कार्रवाई होती है अभी उसको जो है बहरहाल उसको रोक दिया, उस पर स्टे कर दिया उन सभी मामलों में। और एक और आर्डर जारी किया कि इस तरीके के जो मामले हैं वो राजद्रोह के संबंध में इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के द्वारा उसका बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है और इसको रोकने पर विचार करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो इस तरीके की बात निकल करके आई। अब यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी बात हम लोग, ये तो पृष्ठभूमि था। अब यहाँ पर देखिए क्या एक्चुअल में क्या निकल करके पूरा मैटर आता है, एक व्यापक स्तर पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि 1870 में इंडियन पैनल कोड जो आईपीसी है उसमें एक सेक्शन 124A आया। अब आप समझ सकते हैं कि 1870 का दौर कैसा दौर था। ब्रिटिश भारत सरकार थी, भारत में ब्रिटिशियों का शासन था, भारत एक तरीके से गुलामी के दौर में जी रहा था। तो जब कोई व्यक्ति किसी को गुलाम बना लेता है तो वह क्यों चाहता है कि यह गुलाम हमारे खिलाफ आवाज़ उठाए। तो इसका जो पर्पस था वो पर्पस था कि सप्रेस द वॉइस ऑफ इंडियंस हु स्पोक अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, यानी कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में कोई भी इंडियन अगर बोलता है, एक उसके गवर्नमेंट के बोल रहा है, तो ब्रिटिश राज सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार ये कतई नहीं चाहती थी कि उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करे, कोई असंतोष करे, कोई नाराज़गी जाहिर करे, कोई विभेद हो। तो इस तरीके की कोई बात वो नहीं चाहती थी। और 124A जो है क्लियरली स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा था कि जो कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता जो है सरकार की, उसकी तरफ वो प्रदर्शन कर रहा था, उसकी तरफ वो अपना इशारा दिखा रहा था। ऑफेंस यानी कि अपराध या अपमान। ऑफेंस क्या है, अपराध क्या है? 124A के तहत कानून के द्वारा जो स्थापित सरकार है उसके प्रति अगर कोई असंतोष भड़काता है या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है या घृणा करता है या घृणा जाहिर करने का प्रयास करता है, अथवा ये जो शब्द हैं ये शब्द बोल करके, लिख करके, प्रतीक रूप में या किसी भी अन्य साधन के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है जो कि सरकार अगर कानून के द्वारा बनाई गई सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है
तो जो सरकार को क्या करता है, इसका जो ऑफेंस का ऑफेंस है उसका जो जिस्ट है वो क्या करता है, वो कहता है कि सरकार को एक तरीके से घृणा या अवमानना में लेकर के आता है, यानी कि सरकार के प्रति जो है वो घृणा या अवमानना को लेकर के आ रहा है। और इस समय की जो सरकार है उसके प्रति असंतोष पैदा कर रहा है, यानी कि सरकार के खिलाफ एक तरीके से नाराज़गी जाहिर करते हुए जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके प्रति वो असंतोष पैदा कर रहा है। तो ये था पूरा का पूरा जो धारा 124 एक क्या है और उसकी कहानी क्या है। अब राजद्रोह कानून का थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं कि राजद्रोह कानून जो बात की जा रही है वो आया कहाँ से, उसके वो निकल करके कैसे आया या कहाँ से आया। हुआ क्या कि ये दो केसेस में निकल करके आया। पहली केस जो थी, पहली बार जब आया था तो ब्रिटिश महारानी सामग्री बनाम बाल गंगाधर तिलक 1897 के मामले में निकल करके आया। तिलक जो है एक पत्रिका निकाले थे, केसरी पत्रिका, बाल गंगाधर तिलक साहब। वो पत्रिका मराठी भाषा में थी जिसमें ब्रिटिश के खिलाफ लिखा गया था मराठी भाषा में, और उसमें शिवाजी का आह्वान किया गया था, उसको जगाया गया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम जागने की ज़रूरत है। तो उसको जो है ताकि जो आम जनमानस है उसमें एक सुधार आए, वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में जा सके और अपनी स्वतंत्रता को हासिल कर सके, स्वायत्तता को हासिल कर सके। तो ये ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तेजक असंतोष के रूप में व्याख्या की गई थी। वहाँ पर जो न्यायाधीश थे स्ट्रेची न्यायाधीश थे, उन्होंने इस अपराध की व्याख्या की। अपराध की व्याख्या क्या की वो सुनिए। अपराध यानी राजद्रोह में सरकार के प्रति दूसरों के अंदर कुछ बुरी भावनाओं को उत्तेजित करने या उसका प्रयास शामिल है, या विद्रोह या किसी भी प्रकार की वास्तविक अशांति को उत्तेजित करने या उसका प्रयास नहीं है, भले ही वह सरकार के अधिकार के लिए किसी भी विद्रोह या प्रकोप या जबरन प्रतिरोध को न तो उत्तेजित करता है और न ही उत्तेजित करने का इरादा रखता है, लेकिन इसे धारा के तहत दोषी बनाने के लिए यह पर्याप्त है। बाद में ये जो फैसला था इसको प्रीवी काउंसिल के द्वारा भी समर्थन कर दिया गया। तो इस प्रकार का जो राजद्रोह है उसकी मीनिंग क्या है? उसकी मीनिंग है उत्तेजक या सरकार के प्रति बुरी भावनाओं को भड़काने का प्रयास था। यह बहुत ही कठोर कानून था। अब दूसरा मैटर सुनिए। दूसरा मैटर है निहारेंदु दत्त मजूमदार और अन्य बनाम सम्राट। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस तरीके के जो मैटर थे, इस तरीके के मैटर में जो न्यायाधीश व्याख्या कर रहे थे वो फैसला अपना कहाँ सुनाएंगे? जाहिर सी बात उनका फैसला ब्रिटिश के साथ होगा। तो जब ब्रिटिश के साथ होगा तो फैसला जाहिर सी बात है वहाँ पर ब्रिटिश हितों की ही बात की जाएगी, क्योंकि इंडिया में इस समय जो है जो भी मैटर्स आते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में ही आते थे, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था। तो व्याख्या भी उसी तरीके से की जाती थी। अब क्या हुआ कि ये जो दूसरा मैटर था मजूमदार के केस में, इसको संघीय न्यायालय द्वारा तय किया गया था। इसकी जो व्याख्या थी वो मैरियस गैर वहाँ के न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट के, उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने सीधा एक लाइन में कह दिया कि सार्वजनिक अव्यवस्था या अव्यवस्था की उचित प्रत्याशा या अव्यवस्था फैलाने की संभावना इस अपराध का सार है, और इसमें जो है मजूमदार साहब दोषी पाए गए। अब इन दोनों अदालतों के द्वारा जो राजद्रोह की मीनिंग निकाली गई वो क्या थी? असंतोष के रूप में परिभाषित, जिसे सरकार की राजनीतिक घृणा के रूप में व्याख्यायित की गई थी। यह देशद्रोह की शरारत के अंतर्गत आता है, यानी कि जो सरकार है उसके खिलाफ राजनीतिक घृणा के रूप में असंतोष को व्याख्या किया गया। दूसरा अर्थ ये था कि अपराध तभी किया जाता है जब हिंसा या अव्यवस्था के लिए उकसाया जाए। तो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो ब्रिटिश में अदालतें थी और ब्रिटिश भारत की अदालतें थी, उसके द्वारा इसका व्याख्या किया गया था, इस कानून का व्याख्या किया गया था कि राजद्रोह का जो है देशद्रोह कैसे किया जाए या कैसे अगेंस्ट में जाया जाए, क्योंकि सरकार को किसी भी कीमत पर यह पसंद नहीं था कि उसके खिलाफ कोई लेकर के चले या उसके खिलाफ कोई बात की जाए।
तो यह सरकार के इरादों के खिलाफ था। तो सरकार क्यों चाहती कि आप जो है इस तरीके की बात करें, हमारे खिलाफ जाएं, हमारे अगेंस्ट में जाएं। अब यहाँ पर केदारनाथ बनाम बिहार राज्य की बात आती है। जो बिहार गवर्नमेंट है, ये देखिए यहाँ पर अब भारत की बात आएगी, और भारत की बात ये इसलिए आएगी क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है। तो केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962 का मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा दिए गए फैसले और उस फैसले के सार को शामिल करने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ब्रिटिश काल की संक्षिप्त यात्रा आवश्यक है। यहाँ पर ये राइटर कह रहे हैं कि थोड़ा सा उस पर बैकग्राउंड डालना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उस समय का कानून क्या था और इस समय किस कानून के तहत लगाया जा रहा है। यस्सी सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो राजद्रोह का कानून है वो 2 कारणों से संवैधानिक रूप से मान्य है। क्यों? एक, राजद्रोह हालांकि सरकार के खिलाफ एक अपराध है, उसने माना। राज्य के खिलाफ है क्योंकि सरकार राज्य का एक दृश्य प्रतीक है, और अगर सरकार को पलट दिया जाता है तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसको क्यों माना गया, क्यों इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। दूसरा, जो अनुच्छेद 19(2) है वह राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगाता है, जिसका व्यापक आयाम है और जिसमें राजद्रोह कानून है। यानी कि राजद्रोह कानून को देश की अखंडता सुरक्षा के नाम पर जो फंडामेंटल राइट 19(2) भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, उसमें राजद्रोह को सम्मिलित कर लिया गया। तो यह वहीं तक सम्मिलित था, यानी कि 1962 तक ही सम्मिलित था। तो देशद्रोह के खिलाफ, देशद्रोह क्या है? सरकार के खिलाफ एक अपराध है। जो कोई भी इस सरकार के प्रति असंतोष का कारण बनता है वह इस कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर ये बात निकल कर के आती है कि आखिर यह कानून जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी चीज़ों को समझते हुए कि भारत गुलामी से निकल चुका है, अब अंग्रेज चले जा चुके हैं और इसका जो है कोई मान्य नहीं है, तो इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे कही जा सकती है? तो चूँकि फ्रेंड्स देखिए, वहाँ पर 1962 का जो दौर था, 1962 के दौर में एक बात थी, और वो बात ये थी कि उस समय भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा था, और वो कम्युनिस्ट आंदोलन केदारनाथ कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का डर था, कहीं न कहीं वो इस बात को लेकर के सचेत में थी कि यह जो आंदोलन है कहीं न कहीं जो संघीय व्यवस्था है, स्टेट की जो व्यवस्था है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो चूँकि बिहार के बेगूसराय ज़िले से वो आंदोलन शुरू हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन था, तो अगर इस तरीके के कानून को ख़त्म कर दिया जाता है, तो चूँकि अभी भारत में 1950 में ही संविधान को पाया और अभी स्वतंत्रता को जल्दी ही पाया है, तो एक तरीके से जो व्यवस्थित दिशा में अग्रसर हुआ जा रहा है वो अग्रसर ख़त्म हो जाएगा और फिर से पुनः अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उस अव्यवस्था को रोकने के लिए अभी बहरहाल रिलेवेंट ये है कि इस कानून को बनाए रखना ही उचित है। बाद में जैसे जैसे सुधार होगा, इस कानून की जो कठोरता है उसको कम किया जाएगा और इसको समाप्त किया जाएगा। तो यह तो उस समय की बात थी। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, तिलक की सज़ा को बरकरार रखा और असहमति को सरकार के प्रति राजनीतिक घृणा के रूप में परिभाषित किया। यह जनता के मन में सरकार के प्रति राजनीतिक द्वेष उत्पन्न करना राजद्रोह का अपराध है, इस केस में माना गया, यानी कि तिलक के केस में, कि आप जनता के मन में किसी भी तरीके से राजद्रोह पैदा नहीं कर सकते। अब इस बात को जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये माना गया। जो भारत की सुप्रीम कोर्ट थी 1962 ईस्वी में, वो केदारनाथ के मैटर को देखते हुए अपना फैसला जो था उसको लेने के लिए उतना उत्साह नहीं दिखाई। एक तरीके से उसकी जो संवैधानिकता है वो संवैधानिकता बरकरार रखी। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि राजद्रोह और मौलिक अधिकार 19(1)(a), ये देखिए यहाँ पर 191 नहीं है, ये 19(1)(a) है, यहाँ पर 19(1)(a। जो ये 19(1)(a) है, यह आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, यानी कि जो राजद्रोह का नियम है। क्यों उल्लंघन करता है? क्योंकि वो भाषण 19(1)(a) में क्या लिखा है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भारतीय नागरिक को, कि वह सार्वजनिक मंच पर भाषण दे सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन ऐसा भाषण और ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता जिससे देश की अखंडता सुरक्षा को खतरा हो।
बंटवारे की राजनीति पर भाषण नहीं दे सकता, लेकिन अगर असंतोष है तो वह भाषण दे सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। आगे यही बात निकल करके आएगी। तो जो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राजद्रोह का अधिनियम क्या काम करता है, उसका कहीं न कहीं मौलिक अधिकार का वायलेंस करता है, उसके अगेंस्ट में जाता है, उसका उल्लंघन करता है। जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोगों में क्या होता है लोकतांत्रिक गणराज्य में, कि जो जनमानस होती है उसको बैड गवर्नमेंट यानी खराब गवर्नमेंट बदलने की आज़ादी होती है। सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त करना राजद्रोह या अन्य कोई अपराध नहीं हो सकता। हमें यह गवर्नमेंट पसंद नहीं है, हमें यानी कि मतलब 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर लाख फिर 10 लाख, क्योंकि यह संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। अगर इस तरीके से कोई वचन दे, इस तरीके से कोई अभिव्यक्ति करता है, भाषण देता है, तो यह असंतोष है और इस असंतोष को अपराध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अनुभव का एक हिस्सा है। इसीलिए इसे अपराध बनाना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विरोध है। नागरिक बुरे सरकार के प्रति कोई भी स्नेह, सिंपैथी, सद्भावना नहीं रख सकते हैं। ये लोकतांत्रिक गणराज्य के निश्चित तौर पर उसके अगेंस्ट है। दिस इज़ द अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो धारा 124A में जो निहित राजद्रोह है वह अनुच्छेद 19A के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 124A वैध है। जब 1962 का दौर ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि धारा 124A वैध है, लेकिन उसने कंडीशन दी कि यह तभी लागू होगा जब शब्दों या इशारों में हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति हो। यानी कि जब मारकाट हो जाए, खूनी दंगा हो जाए, हिंसा हो जाए, बंटवारे की राजनीति हो जाए, व्यवस्था तार-तार हो जाए, कंट्रोल में ना हो, तब ये लागू हो सकता है। बाकी असंतोष के मुद्दे पर, नाराज़गी के मुद्दे पर लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर लॉ कमीशन आता है। लॉ कमीशन जो है भले ही इसने निर्णय अपना सुना दिया हो, लेकिन जो है इसकी आलोचना एक विधिवत की जा रही है, हर जगह पर की जा रही है। और क्यों की जा रही है उसका भी कारण है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इसने एक तानाशाही की मांग कर दी। अब यहाँ पर देखिए लॉ कमीशन क्या करता है। लॉ कमीशन कह रहा है सजेस्टेड डेट, लॉ कमीशन जो है सुझाव दे रहा है कि अव्यवस्था भड़काने की प्रवृत्ति को धारा 124A में शामिल किया जाना चाहिए। कैसी अव्यवस्था? यहाँ पर अव्यवस्था को डिफाइन करने की ज़रूरत है। क्या भारत का बंटवारा किया जा रहा है? क्या भारत को बांटा जा रहा है? तो कौन सी अव्यवस्था? अगर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है? असंतोष को तो व्यक्त किया जाना चाहिए, और असंतोष को जो व्यक्त किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो असंतोष है उसको शब्दों इशारों में व्यक्त कर सकते हो, लेकिन हथियार के द्वारा नहीं। जब हथियार शामिल हो जाए तभी से आप शामिल करें, तो ये परिभाषा किया जाना चाहिए। लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन किया कि पुलिसकर्मी जो है अगर कोई भाषण या लेख लिखता है, भाषण देता है, तो उस लेख या भाषण में अगर अव्यवस्था भड़काने की प्रवृत्ति का पता पुलिसकर्मी लगाएगी और नागरिक को या तो 7 साल या जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा। ये कैसा रिकमेंडेशन है भाई? आप जो है डेमोक्रेसी को रिफॉर्म कर रहे हो, या डेमोक्रेसी को डिटरेंट क्रिएट कर रहे हो, या डेमोक्रेसी को एकाकी शासन बनाने की तरफ जा रहे हो? लॉ कमीशन का वर्क क्या है? लॉ कमीशन का वर्क जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून को इस तरीके से बनाना कि लोकतंत्र दिन ब दिन मजबूत हो, नागरिक में सुधार हो, नागरिक जो है वो कानून के प्रति सुचारू रूप से चल सके, कानून को समझ सकें। और जब आप ही कानून के अगेंस्ट जा करके इस तरीके की बात करोगे तो एक तरीके से नागरिक की स्वतंत्रता कहाँ तक रहेगी? लोकतंत्र में नागरिक स्वच्छंद नहीं होता है, स्वच्छंद और स्वतंत्र में डिफरेंस होता है। लोकतंत्र में जो है नागरिक की स्वतंत्रता वो बहुत मायने रखती है। नागरिक अगर स्वतंत्र है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं चाहिए। तो जब इस तरीके की आप यहाँ तक कि लेख में उसको शामिल कर दिए, भाषण में शामिल कर दिए, तो लेख और भाषण में शामिल करने का मतलब अगर वो कोई मुद्दे पर असंतोष जाहिर कर रहा है तब भी वो, तो एक तरीके से डर पैदा हो रहा है। इस तरह की जो मांग है, जब राजद्रोह के कानून को ख़त्म करने की मांग की जा रही है, तो विधि राइटर कह रहे हैं विधि आयोग को थोड़ा अपने दिमाग पर जोर देना चाहिए कि सामान्य ज्ञान उनका क्या है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं वो। तो विधि आयोग को लोकतांत्रिक देश के बारे में देखना चाहिए, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री के विषय में सोचना चाहिए कि दैट इज़ नॉट कॉलोनियल एरा, दैट इज़ नॉट
औपनिवेशिक एरा या औपनिवेशिक युग नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ पर नागरिक ही देश है, नागरिक ही संविधान है और नागरिक के द्वारा ही संविधान का निर्माण होता है और संविधान नागरिक के प्रति उत्तरदायी है। कुल मिलाकर के जनता ही डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वोपरि है और जनता के खिलाफ इस तरीके से उसके अगेंस्ट में जाकर के उसकी सज़ा को बढ़ाना एक तरीके से बहुत बहुत घटिया हरकत है। इस पर लॉ कमीशन को सोचना चाहिए। और सीधे सीधे राइटर कह रहे हैं कि सेक्शन 124 दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। तो लॉ कमीशन ने सीधा ये कह दिया। अब देखिए धारा 124A जो केदारनाथ का मामला है, वो केदारनाथ का मामला कैसे क्या था, उसको अभी जो हमने बताया था कि केदारनाथ जो बेगूसराय में कर रहे थे वो क्या था, उसके विषय में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ संकेत देते हुए आगे बढ़ते हैं। जो केदारनाथ का मामला है वह एससी जो है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह को कायम करना चाहता था। क्यों? जैसा कि हमने बताया कि उस समय सुप्रीम कोर्ट को आभास था, क्योंकि जो संवैधानिक सभा थी वो संवैधानिक सभा ने राजद्रोह जैसे कानून को कम्युनिटी से बाहर कर दिया था, जो संविधान था उससे बाहर कर दिया था और युक्त प्रतिबंध लगाया था, न कि जेल में डाल देना, इस तरीके की बात नहीं थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसको सारी बातें पता थी। तो एससी जो है देशद्रोह को कायम करना चाहता था, क्योंकि वह देश में आसन्न कम्युनिस्ट क्रांति के बारे में चिंतित था, जिसकी वकालत केदारनाथ बिहार में बेगूसराय में स्थानीय कम्युनिस्ट कर रहे थे। इनके साथ और भी लोग थे। अगर करीब से जांच किया जाए, राइटर कहते हैं, तो केदारनाथ में अदालत के द्वारा लिया गया जो रुख था और बाल गंगाधर तिलक के फैसले जो थे वो मौलिक रूप से अलग नहीं है। केदारनाथ के अनुसार अव्यवस्था को भड़काने की जो प्रवृत्ति है राजद्रोह की राशि होगी और वास्तविक अव्यवस्था होने की आवश्यकता नहीं है। तिलक और केदारनाथ के बीच मैटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वास्तव में केदारनाथ के फैसले ने देशद्रोह कानून को नरम नहीं किया। अगर कुछ भी है तो उसने कानून की कठोरता को कम किए बिना जो है कम अब यहाँ पर देखिए पेज को बदलना पड़ रहा है, कम किए बिना तिलक के फैसले को करीब मिला दिया है। जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे जिनकी बात की जा रही है, उसके फैसले को बिना पलटे उसके करीब मिला दिया है। अब यहाँ पर राइटर क्या कर रहे हैं? राइटर जाहिर सी बात है विधि आयोग को खूब खिंचाई किए हैं, जितना कर पाए उतना किए हैं। राइटर कह रहे हैं कि विधि आयोग विफल रहा पहले ही, या केदारनाथ के फैसले में भ्रम नहीं देखना चाहता था, जिसने इस कठोर कानून को प्रभावी रूप से नरम नहीं किया लेकिन घोषित किया कि यह संवैधानिक रूप से क्या है, वैध है। केदारनाथ सरकार की जो तुलना है केदारनाथ राज्य से करते हैं, जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के संदर्भ में क्या है, अतार्किक है। इसलिए जो अनुच्छेद 19(2) है उसके तहत उचित प्रतिबंध के ढांचे के भीतर राजद्रोह लाने का इसका प्रयास संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। सीधा जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि आप जो राजद्रोह का कानून लॉ कमीशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो राजद्रोह का कानून आप 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध के ढांचे के भीतर लाने का प्रयास कर रहे हैं, दिस इज़ एक तरीके से या पूरे के पूरे तरीके से रिजेक्टेड है, अस्वीकार है। इसे किसी भी तरीके से किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है और इस तरीके का कानून जो है लाने से बचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, क्वाइटली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया और वैसे भी हमारे भी विचार में, सबके विचार में ये जो कानून है, ठीक है, धारा 124 से, यह पहली चीज़ कि इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है और व्यापक जो मिसयूज किया जा रहा है। अगर कोई बात होती है तो और मिसयूज किया जाए, ठीक, मिसयूज जो किया जा रहा है वो मिसयूज एक तरीके से ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि नागरिक जो होते हैं, लोकतंत्र के स्तर पर बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब यहाँ पर राष्ट्र की बात आ जाती है, नागरिक के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। उसकी स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सारी की सारी जो स्वतंत्रता है वो सब मायने रखती है और ये सब आगे जा कर के कहीं न कहीं इससे मैच करती है। और अगर इस तरीके से कोई लेख लिखता है, कोई कुछ करता है
और उसमें थोड़ी बहुत असंतोष आ गई और उसको डिफ़ाइन कर दिया गया कि राज्य के सरकार के खिलाफ़ लिख रहे हैं, उसके खिलाफ़ असंतोष जारी कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर जनता ही वोट देती है और जनता ही सारी चीज़ों को तय करती है। अगर जनता को सरकार नहीं पसंद है तो सीधे सीधे जनता जो है सरकार को बदल सकती है, सरकार जो है वो सरकार को बदलने का प्रयास करती है। इसीलिए यहाँ पर 5 साल के भीतर वोट होता है। यहाँ पर जनता को जो है एक तरीके से सर्वेसर्वा माना जाता है। तो ये सारी बातें जो है निकल कर के आई धारा 124A में। यहाँ कहाँ तक उचित है, कहाँ तक नहीं है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें निकल कर के आई। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक आर्टिकल है नीचे वाला, आप लोग देख रहे होंगे, और वो आर्टिकल बहुत एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अवसर के रूप में इंडिया के सामने हाजिर हुआ है। और वो कैसा अवसर है, यहाँ पर नाइजीरिया की बात की जा रही है कि जो नाइजीरिया है वहाँ पर नए प्रेसिडेंट हुए हैं, और जो नए प्रेसिडेंट हैं, जैसे कोई राष्ट्र आता है तो उसको जो है ओल्ड प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं, और जो ओल्ड फेसेस होती हैं वो बहुत दिक्कत करती हैं, क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट होती है वो तो करके निकल लेती है, और जो नई गवर्नमेंट आती है उसको सारी चीज़ें व्यवस्थित करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। 29 मई के दिन जो नाइजीरिया में था, एक ऐतिहासिक क्षण था। अफ्रीका की जो पॉपुलेशंस, ये जो नाइजीरिया है अफ्रीका की बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है। यहाँ पर इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शंस हुआ, और यहाँ पर बोला अहमद टिनुबू जो 70 साल के हैं, ये जो है चुनाव में थे, और यहाँ पर जो 16वीं प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव चुनाव होता है नाइजीरिया में, वो चुन करके आए, और ये 7th इलेक्टेड लीडर थे। अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक होती है उसके चौथाई भाग को पूरा करते हुए यहाँ पर आए। तो नाइजीरिया में एक तरीके से ये कह रहे हैं कि राजनीतिक स्थायित्व उसको मेंटेन करना, इकोनॉमी को लेकर के चलना, ये सब बहुत एक तरीके से यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। उसको लेकर के चलने के लिए यहाँ पर इनको बहुत ज़रूरत होगी सुधार करने की। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जो नाइजीरिया का सेक्टर है, वो नाइजीरिया का जो सेक्टर है उसमें पॉजिटिव पक्ष क्या हैं और निगेटिव पक्ष क्या हैं। देखिए, यहाँ का जो नाइजीरिया का सेक्टर्स है, राइटर जो बात कर रहे हैं कि इसको बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है, सोशियो इकोनॉमिक सुधार की आवश्यकता है। तो उसमें निगेटिव पक्ष क्या है, किस टेंडेंसी में, मतलब कि किस सेक्टर्स में उनको सुधार करना है, किस सेक्टर्स में सुधार नहीं करना है। नाइजीरिया के पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेसेस की बात आ रही है, असुरक्षा को लेकर के, हाईएस्ट बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग इसी देश में हैं। सबसे ज़्यादा स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे इसी संख्या में हैं। बड़ी संख्या में जो है यहीं पर स्कूल से बाहर रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। बोको हराम नरसंहार होती है, छोटी डकैती बड़ी डकैती की रिपोर्ट्स आती हैं। फिरौती के लिए बड़े बड़े अपहरण किए जाते हैं। खूनी संघर्ष होता है, जाति संघर्ष होता है, यानी कि एक तरीके से अव्यवस्था के जितने भी तरीके होते हैं, कच्चे तेल की चोरी होती है। देखिए, जहाँ पर पावर्टी रहती है, पावर्टी केवल पावर्टी नहीं लेकर के आती, वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के चलती हैं। गरीबी जो है एक अभिशाप होता है। गरीबी स्वयं में गरीबी तो लेकर के आती है, गरीबी आपस में संघर्ष को भी लेकर के आती है। और जब गरीबी रहेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ वो स्टेट कहीं न कहीं क्रिमिनल स्टेट की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भूखा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लोग जब भूखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है जिसके पास अनाज होगा, जिसके पास पैसा होगा, उसको छीन करके खाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सब जो नाइजीरिया है वहाँ पर बड़ी संख्या में ये सब है। और नाइजीरिया का पॉजिटिव पक्ष क्या है? सबसे बड़ी चीज़ कि नाइजीरिया तेल समृद्ध देश है। वहाँ पर पेट्रोलियम और कच्चा तेल ये सब बहुत है। जो वहाँ पर बिजली की उत्पादन है अभी 45 वाट पर अटका हुआ है, और ये दिल्ली की अधिकतम बिजली खपत का आधा है।
तेल निर्यातक देश है, लेकिन यह तेल को आयात कर रहा है। यहाँ पर तेल रिफाइनरी पर 25 बिलियन खर्च के बावजूद भी ये अपनी क्षमता का 30% से कम काम कर रहे हैं। तो नाइजीरिया में जो है सुधार की आवश्यकता है, और नाइजीरिया में जो सुधार की आवश्यकता है वो सुधार किस दिशा में होना चाहिए और कौन सी सुधार होना चाहिए। राइटर कह रहे हैं कि पहली चीज़ की सबसे बड़ी बात ये है कि नाइजीरिया में जो है सिविल सेवा प्रतिष्ठान और सिविल सेवा जो है वहाँ पर कर्मी वो बहुत है। कर्मी का मतलब कि वहाँ पर सिविल सेवा प्रतिष्ठान हैं, और सिविल सेवा जो कर्मी होते हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और वो सुधार इस तरीके से हो सकता है कि आप जो है जो मुद्दे आंतरिक मुद्दे हैं, जैसे चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब जो सिविल सेवा के कार्य होते हैं, राइटर कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ कि जो जितने भी नागरिक से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको सिविल सेवा कर्मियों को जो प्रशिक्षित हैं, भारत के द्वारा भी अभी 6 जो है वहाँ पर प्रशिक्षित करके भेजे गए। तो भारत जो है बहुत सारे देशों के जो सिविल सेवक कर्मी होते हैं उनको प्रशिक्षित करता है। तो उनको प्रशिक्षित करके आप उनको सारी जिम्मेदारी संभालने की इजाज़त दीजिए, और एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से, पारदर्शी तरीके से वहाँ का जो जीवंत उद्यमी वर्ग है उसको प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो है आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। वहाँ की जो युवा हैं, वहाँ का जो समाज है वो युवा पीढ़ी का है, उसकी जो आयु है वो 18.3 वर्ष की है। उनको बेहतर शिक्षा, कौशल, नौकरी की ज़रूरत है। ये सब देश में बेहतरीन योगदान दे सकते हैं। इनकी जो कृषि है, जो उपजाऊ भूमि है यहाँ पर, उसको सिंचित भूमि में चेंज करके आप कृषि के सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बन सकते हो। तेल निर्यात पर जो है वो बेहतर ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान में जो तेल निर्यात है नाइजीरिया का, वो जो तेल निर्यातक कंट्री हैं उनके देशों से कम पे है। सुधार क्या किया यहाँ पर, जब से राष्ट्रपति पदभार ग्रहण किए हैं, जो वहाँ की मुद्रा नायरा है उसका तेज़ी से अवमूल्यन किया। $10 बिलियन जो सालाना की लागत वाली तेल सब्सिडी थी उसको समाप्त किया। वो इस सेक्टर में रहे हैं, उनको ये पता है कि क्या करना है क्या नहीं है। अब यहाँ बात आती है इंडिया की। तो जो सुधार करने की ज़रूरत है वहाँ नाइजीरिया में, जो मानवीय संसाधन है यानी कि युवा पीढ़ी, जो आर्थिक संसाधन है, उसके ऊपर आप ध्यान दे करके बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में कर सकते हैं। इंडिया का जो दांव है, भारतीय मूल के 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। नाइजीरिया क्या काम करता है कि भारतीय जो टेक्नोलॉजी है उसको महत्व देता है। भारत की 135 से ज़्यादा कंपनियां नाइजीरिया में हैं, और भारत की कुल कंपनियों का जो निवेश है, भारत जो नाइजीरिया में निवेश किया है वो $10 अरब है। यानी कि भारत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खर्च है। तो भारत को इस सेक्टर्स में कहीं न कहीं लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भारत जो है नाइजीरिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि ये जो है 2022-23 में 21% घट करके $11.852 बिलियन पर पहुंच गया। अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहाँ पर जो है इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए थे जब इनका आरोहण हो रहा था, यानी कि जब ये पदभार ग्रहण कर रहे थे। तो नाइजीरिया के जो 15 प्रेसिडेंट हैं, वहाँ 15 प्रेसिडेंट पहले थे, उसमें भारत की तरफ से जो डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं वो 15 प्रेसिडेंटों में से 6 प्रेसिडेंट के साथ जो इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग किए गए डिफेंस ऑफिसर उनके साथ थे। तो डिफेंस मिनिस्टर की विजिट नाइजीरिया की तरफ से एक तरीके से बेहतरीन ढंग से इंडिया वहाँ पर इंगेजमेंट कर सकता है, और इंडिया को चाहिए भी कि नाइजीरिया के साथ मिल करके इंगेजमेंट करके हम वहाँ पर जो है उनके साथ आगे बढ़ें, और कहीं न कहीं ये दोनों कंट्रियों को लाभ पहुँचाने की बात करता है। तो ये पूरा का पूरा नाइजीरिया के संबंध में था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बात हम कर रहे थे डेडली बिलबोर्ड्स की, ये अभी क्या हुआ कि तमिलनाडु में घटना घटी है, और तमिलनाडु में जो है वर्कर्स की कोयम्बटूर में पिछले हफ्ते स्टील फ्रेम की होर्डिंग थी वह गिर गई, और उसके गिरने से 3 वर्कर की डेथ हो गई। तो इस तरीके से राइटर कर रहे हैं कि जो ये डेथ हुई, ऑफिसर का एक ही काम होता है
कि तुरंत उसको जस्टिफाई कर देंगे कि दैट इज़ इलीगल। वह क्या है, बिलबोर्ड क्या है, ये अवैधानिक है, और उसको तो बता देंगे कि अवैधानिक है, लेकिन वो जो खड़ा हुआ है उसको अभी तक इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है कि ये कैसे खड़ा था। विडंबना ये है कि अप्रैल में जो तमिलनाडु की अर्बन लोकल बॉडीज़ थी, 2023 में वहाँ पर रूल आया था, नोटिफाई किया गया था कि जितने भी जो होर्डिंग हैं, बैनर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, ये सब जो बढ़ रहे हैं, इनकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। लाइसेंस जो है इनका होना चाहिए, और लाइसेंस जो है वो लिमिटेशंस में होना चाहिए। जो सड़क के किनारे बोर्डिंग है वो नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये चिंता की बात ये है कि वहाँ इस सिटी में जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस है वह कहीं न कहीं अभी तक ये सुनिश्चित करने में असफल रहा है कि ये जो लाइसेंस दिया गया है इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो सड़कों के किनारे बिलबोर्ड्स लगा दिए जाते हैं ये अभी तक अलाउड कैसे कर दिए गए, अभी तक ये भी जस्टिफाई नहीं किया गया कि लाइसेंस दे दिया गया, लाइसेंस कैसे अलाउ कर दिया गया। और पिछले जो 2 दशक हैं उसमें कारपोरेट्स की तरफ से जो होर्डिंग है वो उस होर्डिंग की गणना करने में, उस होर्डिंग को एक तरीके से नियमावलीबद्ध करने में यह पूरी की पूरी तरीके से फेलर रहा है, पूरी तरीके से वो फेल सिस्टम रहा है। और जो जुडिशरी सिस्टम्स है उसमें इंटरफेयर करता है जुडिशरी सिस्टम कि सड़क के किनारे जितने भी बोर्डिंग हैं, स्टील के बोर्ड हैं, जो कुछ भी हैं उसको हटाया जाए, तब जा कर के ये लोग अपना काम करते हैं। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वहाँ चेन्नई में 1000 जो अनअथराइज्ड होर्डिंग रहते हैं, मतलब कि हज़ारों जो है अनअथराइज्ड अवैधानिक होर्डिंग है, उसको रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में आर्डर दिया था, और तब जा कर के वो वहाँ से हटाया गया। ये अर्बन स्काईलाइन और ग्रीन लैंडस्केप को जो है उसको शो कर रहे थे। दुर्भाग्य से यह जो आर्डर है वह सस्टेन्ड नहीं है, मतलब कि एक तरीके से बेहतरीन ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, सस्टेन लगातार वो काम नहीं कर रहा है। पहली चीज़, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी ये वायलेशंस किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां क्या काम करती हैं कि लार्जर मात्रा में अपने बैनर्स को अपने जो है उसको लेकर के चलती हैं, और यहाँ पर पॉलिटिकल बैनर के ही द्वारा तमिलनाडु में सन 2019 में चेन्नई में एक यंग वुमन के ऊपर वो बैनर गिर पड़ा था, स्टील का बैनर था, वो स्कूटी से जा रही थी और एक्सीडेंट हुआ, वह ऑन स्पॉट मर गई। तो ऑन स्पॉट जो है उसकी डेथ हो गई। ये पॉलिटिकल पार्टी का ही बैनर था। तो इस तरीके से जो, और इसका जो है बहुत ही एक तरीके से चिंता की बात है, और पूरे तमिलनाडु में इसका जो है व्यापक तौर पर विरोध किया गया। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात ये होती है, यहाँ पर ये तो बात निकल कर के आई, इसको रोकने के लिए क्या सिस्टम उठाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ की विडंबना इस बात की है कि तमिलनाडु नहीं, पूरे भारत में इस तरीके की जो होर्डिंग होती है, कोई कोर्ट आर्डर करता है, या तो हाई कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है, तब जा कर के जो म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं, म्यूनसिपालिटी होती है, कारपोरेट होता है, जो स्टेट की अथॉरिटीज़ बॉडीज़ होती हैं, ये नगर निगम होता है, ये सब अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये सब अपना काम जुडिशरी के आदेश की बात करते हैं, जुडिशरी के आदेश के पहले क्या होता है, लाइसेंस कैसे दे दिया जाता है इनको, कोई भी हो कैसे आपने लाइसेंस दे दिया, और लाइसेंस देने के बाद उसकी देखरेख नहीं की जाती है, वैधानिक है कि अवैधानिक है उसकी गणना नहीं की जाती। ये भी नहीं देखा जाता कि वो कहाँ पर स्टैंड किया गया है, कहाँ पर स्टैंड नहीं किया गया है, या कितनी मात्रा में लगाया जा रहा है, उससे खतरा क्या है, ये सब कुछ भी मापा नहीं जाता। केवल और केवल चुनाव के वक्त जब आता है तब होर्डिंग उतारने का आदेश दे दिया जाता है, या कोई ऐसी घटना घटती है तब आदेश जब कोर्ट देता है तब ये लोग करते हैं। तो इसको सबसे पहली चीज़ कि इसको जो लाइसेंसिंग है उसको लिमिटेशंस में किया जाए। लाइसेंस देने के बाद इसको पूरा रख रखाव की जिम्मेदारी किसका होगा, अगर उस कानून का वायलेशंस हो रहा है तो उसको कौन करेगा, उसका देना चाहिए। और इस पर कठोर पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। कठोर पनिशमेंट का मतलब है कि उस पर जो है बहुत ही तबीयत से दंड देने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की जो घटना, क्योंकि किसी के डेथ की तुलना आप मुआवजा देकर के नहीं कर सकते हो, तो जो डेथ हुआ है वह बोर्डिंग की वजह से ही हुआ है, और बोर्डिंग
पर अगर इस तरीके की हो रही है तो जिसने बोर्ड लगाया है, जिस पार्टी का है, उसको जो है दंड देने की विधिवत ज़रूरत है उसको। और जितने भी लाइसेंस अवैधानिक हैं उसको ब्लैक लिस्ट में पहली चीज़ की शामिल करें। कंपनियों पर इस तरीके से कुछ चार्ज न लगा, कंपनियों पर जो है चार्ज लगाने की ज़रूरत है अगर वो इस तरीके से स्टील का बोर्डिंग लगाती हैं। तो ये सब, और जो एक्सीडेंट होता है वो इंडिया रिपोर्ट में जो एनुअल रोड एक्सीडेंट होता है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो यह जो है एक तरीके से बेटर पॉलिसी को शामिल करने में मदद कर सकता है। और जो 2023 में जो मार्केट है ग्लोबली वो 67.8 बिलियन डॉलर से ऊपर उठ सकता है। यह एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, हालांकि वो तो बात की बात है। लेकिन सड़क पर इस तरीके के जो यातायात नियम होते हैं बोर्डिंग को लेकर के, उस बोर्डिंग के नियम को पहली चीज़ कठोर करने की ज़रूरत है ताकि जो भी बोर्ड लगाया जा रहा है वो बोर्ड ना लगाया जाए। और उसको रोकने की ज़रूरत है, उस पर पनिशमेंट की ज़रूरत है और उसको एनुअली रिपोर्ट में पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, शामिल करने की ज़रूरत है ताकि उसको लेकर के एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाया जा सके और जो जनता है उसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो। ऑलरेडी जनता एक्सीडेंट में मरती है, ऑलरेडी इतना भयंकर अभी उड़ीसा का बालासोर तट में जो रेल एक्सीडेंट हुआ उस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो जब ऑलरेडी एक्सीडेंट इतना भयानक मात्रा में हो रहे हैं और ऊपर से बोर्डिंग से एक्सीडेंट, तो यह एक डबल त्रासदी है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। यह पूरा का पूरा जो आर्टिकल था बोर्डिंग से रिलेटेड था फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात हम करते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। हो क्या रहा है कि जब से यूक्रेन वार हो रहा है और जलवायु परिवर्तन जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसकी वजह से कहीं न कहीं ये देखिए इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। ये इन्फ्लेशन पिछली साल से यहाँ पर बात हो रही है कि जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आई है, रिलीज़ की गई है आरबीआई के द्वारा, उसमें हाईलाइट क्या किया गया है, उसमें हाईलाइट इन्फ्लेशन को लेकर के किया गया है कि जो इन्फ्लेशन है पूरे वर्ल्ड में वो व्याप्त हो गई है। मतलब हाई इन्फ्लेशन जो है वो पूरे विश्व में व्याप्त है। और उसने ये भी हाईलाइट किया, आइडेंटिफाई किया कि ये जो इन्फ्लेशंस आ रहे हैं वो किस सेक्टर्स में आ रहे हैं। कंपोनेंट्स लाइक फूड यानी कि भोजन, ईंधन और जो कोर मुद्रास्फीति है इन सब सेक्टर्स में आ रहे हैं। 2022 में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन था वो अपने हाईएस्ट लेवल पे था और दोनों सेक्टर्स में, एडवांस इकोनॉमी में और जो उभरती हुई मार्केट है वहाँ पर भी। तो यह एक जो हाईएस्ट मुद्रास्फीति था वह फूड सेक्टर और एनर्जी सेक्टर्स की प्राइस जो है उसको बढ़ा दिया। और ये क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि ये किसके कारण हुआ? ये सप्लाई चेन में जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था, सप्लाई चेन में व्यवधान के कारण फूड और ईंधन की कीमत बढ़ी है। इंटरनेशनल जो फूड प्राइस है वह 2022 मई 2022 के बाद से वो घटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्रूव हुआ है सप्लाई को लेकर के, आयल को लेकर के और ग्रेन को लेकर के, ये जो व्यवस्था थी तेल और अनाज की आपूर्ति के कारण वो जो इंटरनेशनल फूड प्राइस है वो घटा है। लेकिन फिर भी यह अपने उच्च स्तर पर है पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि जो वार है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के, यानी कि जो व्यापार युद्ध को लेकर के, व्यापार प्रतिबंध को लेकर के, प्रतिकूल मौसम को लेकर के, वो लगातार जो है फूड प्रोडक्शंस को लेकर के जो मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं फूड प्रोडक्शंस के लिए उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। और ये जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है वो कहीं न कहीं कंज्यूमर उपभोक्ता जो सूचकांक होता है वो उसमें जो है उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि उसमें बदलाव आ रहा है। और ये जो बदलाव है इमर्जिंग मार्केट को लेकर के, डेवलपिंग इकोनॉमी को लेकर के, ये बदलाव कहीं न कहीं मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के वो अपनी व्यवस्था को करते हैं। यानी कि एडवांस इकोनॉमी और जो इमर्जिंग मार्केट है एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ये लोग अपनी जो मुद्रास्फीति है उस पर कड़े रुख अख्तियार करते हैं। और जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइस चेंज हो जाती है
और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से ऊपर चली जाती है। जो चार्ट यहाँ पर फर्स्ट है वो क्या शो कर रहा है, चार्ट फर्स्ट यहाँ पर वेरियस जो कंट्री हैं उसको शो कर रहा है, और यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट 6 ईयर्स को दिखा रहा है, ये परसेंटेज में है। इंडिया का देखिए ये रेड है, इंडिया का 6 से 10 के मध्य में है, यानी 8 है। ये कब है, अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में जो यहाँ का इन्फ्लेशन रेट है वो ये शो कर रहा है, और इंडिया का जो है 7.8। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फूड फ्यूल और कोर इन्फ्लेशन है वो घट रहे हैं। तो इस तरीके से सप्लाई चेन, हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइस और करेंसी डिप्रिएशन से, यानी कि जो मुद्रा है उसके अवमूल्यन के कारण, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में उछाल के कारण, और सप्लाई चेन में डिसरप्शंस के कारण इन कमोडिटी में कौन कौन सी, फूड फ्यूल और कोर इन्फ्लेशन में, इन कोर मुद्रास्फीति में ये सब बहुत बेहतरीन ढंग से उछाल की हैं और 7.8 पे हैं। सबसे ज़्यादा किसका है, ब्राज़ील का है, लगभग 10 दशमलव कुछ है। चार्ट 2 पे आइए, चार्ट 2 क्या शो करते हैं, चार्ट 2 यहाँ पर देखिए, चार्ट 2 में क्या लिखा है, वेरियस मेजर कंपोनेंट इन इंडिया अक्रॉस द ईयर। यहाँ पर जो फूड वेवर्स, सीपीआई, कंबाइंड फ्यूल, लाइट, ये सब लेकर के है, ये परसेंटेज है, ये ईयर है। तो चार्ट 2 क्या इंगित करता है, फूड और जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं उसको शो करता है, उसकी इन्फ्लेशन। तो जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं वो 45.9% हैं खुदरा मुद्रा स्फीति के, यानी कि जो खुदरा मुद्रा स्फीति होती है वो उसकी 45.9% खाद्य और पेय पदार्थों की मुद्रास्फीति है, और यह फ्लक्चुएटेड कर रही है 4.6 से लेकर के 8.4% तक। और क्यों कर रही है, क्योंकि जो ग्लोबल फूड है, यानी कि जो वैश्विक भोजन है, उर्वरक है, उष्मीय तरंगे हैं, इन सब के चलते जो लागत आती है फार्मिंग की वो जो है बढ़ गई है। तो इसके कारण खाद्य और पेय पदार्थ भी बढ़ गए हैं। तो और इंडिया का जो एक्सेलरेशंस रहा है फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, वो हायर प्राइस जो वेजिटेबल, एनिमल प्रोटीन्स, कैलोरीज, ये सब जो रिलेटेड हैं वहाँ पर उच्च मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है। तो ये जो है इन्फ्लेशन 6.7% इस पीरियड में रहा है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल जो है 4.2% था, इस साल 6.7% है। फूड इन्फ्लेशन जो है वो, ये चार्ट थर्ड यहाँ पर देखिए, ये सब जो चार्ट थर्ड है वो तरह तरह का इन्फ्लेशन को शो कर रहा है। चार्ट थर्ड ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फूड, बेवर्स, क्लियर, मीट, फिश, ये वेरियस प्रोडक्ट हैं, और वेरियस प्रोडक्ट का ये सब इन्फ्लेशन है। तो ये सब वही इंगित कर रहा है। अब फिर ये चार्ट जो 4 है ये कोर प्राइसेस कर रहा है। यहाँ पर जो 2022-23 में 4% की तुलना में 70% जो है एक्सपीरियंस रेट हो गया है, मतलब कि उसके जो रेट्स हैं 70% ज़्यादा वहाँ पर महसूस किए गए। क्लोथिंग को लेकर के, फुटवियर को लेकर के, इन सब की जो मुद्रास्फीति है क्रमशः 9.5% की रफ्तार से इन्फ्लेटेड हुई है, वो बढ़ी है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा मुद्रास्फीति था, इसको आप लोग अलग अलग करके, हालांकि ये आंकड़े जो है आपको इतना याद रखना है कि आंकड़े हर समय चेंज होते रहते हैं, आंकड़ों पर मत जाइएगा। उसके कारण क्या है, किन वजहों से मुद्रास्फीति घट रही है, बढ़ रही है, क्योंकि पहली चीज़ की यूक्रेन वार को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, फूड में जो लागत आ रही है उसको लेकर के, मुद्रास्फीति के बढ़ने के यही सब कारण हैं। तो आप लोग जो नोट्स में लिखिएगा, पहली चीज़ की मुद्रास्फीति क्यों बढ़ते हैं, ट्रेड, जब ग्लोबल ट्रेड अगेंस्ट होता है उसमें कन्फ्लिक्ट होता है, ग्लोबल ट्रेड में जब व्यवधान पहुँचती है तेल आपूर्ति में,
फूड आपूर्ति में किसी भी जो सप्लाई चेन एग्रीमेंट होता है, सप्लाई चेन व्यवस्था होती है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान पहुंचती है तो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें खुद ब खुद प्राइस हाई चला जाता है। तो ये मुद्रास्फीति पहली चीज़ बढ़ती है। और दूसरी, अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, अब जैसे 1.5 साल से रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो जो तेल की आपूर्ति है, फूड की आपूर्ति है और जो आयात निर्यात होता था उसकी वो सब बैठ गया, तो उसकी वजह से वो सब आगे निकल गया, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई। तो ये सब प्राइस जो मुद्रास्फीति होती है वो सब बढ़ गई। और आंकड़े जो है वो अलग अलग है, ये हर मंथली हर साप्ताहिक चेंज होते रहते हैं, तो आंकड़े भी आप लोग चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब हम लोग न्यूज़ एनालिसिस पार्ट पर आते हैं। न्यूज़ एनालिसिस में जो पहला पृष्ठ है वहाँ पर देखिए, पहले पृष्ठ में ये यहाँ पर जो है रेसलर की बात की जा रही है। जो रेसलर वहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे बृजभूषण के खिलाफ, और बृजभूषण जो है, बृजभूषण भी एक तरीके से नीचे नहीं आ रहे थे, वो भी तैयार थे कि हम अपना टेस्ट कराएंगे। उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट वहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुँचे थे, और अनुराग ठाकुर ने उन लोगों से मुलाकात की जो वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने सीधा सीधा जो रेसलर थे उन्होंने टाइम दिया 15 जून के पहले तक हम लोग अपना ये जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है इसको हम बंद कर देंगे। दूसरा, उन्होंने साथ में मांग की कि जो चार्जशीट है वो पूरी तरीके से, अनुराग ठाकुर ने वहाँ पर सीधा सीधा स्पष्टीकरण दिया कि पुलिस के द्वारा जो छानबीन की जा रही है चार्जशीट है वो अपना कर रही है, कंप्लीट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बातचीत हुई चार्जशीट को लेकर के, और रेसलर का जो आंदोलन है उस पर बातचीत हुई। अब इस पर देखिए क्या फ़ैसला आता है क्या नहीं आता है। यहाँ पर देखिए कल जो है एक बेहतरीन फ़ैसला लिया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के फेवर में। अब वो क्या फ़ैसला है, गवर्नमेंट इंक्रीजेज एमएसपी फॉर खरीफ की फसलों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी होता है, पैडी सोन के लिए खरीफ मानसून में वो बढ़ा दिया गया है। पैडी मतलब धान की जो फसल होती है खरीफ की फसलों के लिए या मानसून सीजन में, उसमें जो है पिछले साल से 143 रुपया वृद्धि करके 2183 रुपया पर कुंटल धान को कर दिया गया है। 2023-24 की जो एमएसपी है 17 खरीफ फसलों के लिए अप्रूव की गई है। तो यहाँ पर 17 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ी है। धान की जो फसल है 2183 रुपया प्रति कुंटल है। अब यहाँ पर मूंग की जो दाल है उसमें पिछले साल से 803 रुपया बढ़ा करके 8558 रुपया पर कुंटल कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसके जो आंकड़े हैं वो पृष्ठ नंबर 10 पर भी है, वहाँ पर भी आप लोग इन सब आंकड़ों को देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है। ये जो है आंकड़े बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी तरीके से। जो राज्य स्तरीय के एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन निश्चित रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये एमएसपी हाइक फॉर खरीफ, फार्मर अनहैप्पी, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो अनहैप्पी हैं, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। अरहर की जो दाल है, अरहर और तुर की जो दाल है वो 7000 रुपया पर कुंटल है। ये 58% के लगभग जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से इसका पड़ता है लगभग। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही जो सारी फसलें हैं वहाँ पर जो बाजरा है वो 82%, तुर के मुकाबले 58% है। फार्मर का जो चिंता का कारण है वो यही है कि जो ये उत्पादन की प्रक्रिया है, इन सबको वो उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ही महंगी पड़ती है, और उत्पादन की प्रक्रिया जितना महंगी पड़ती है उसकी तुलना में जो एमएसपी बढ़ रही है वो बहुत कम है। तो इसलिए किसान यहाँ पर अनहैप्पी हैं। अब देखिए जो मार्जिन होता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शंस पे, अब ये देखिए जो मार्जिन है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की तुलना में कितना मार्जिन होता है। मेन बात ये होती है वो एस्टिमेटेड बाजरा है, बाजरा के उत्पादन में 82% मार्जिन होता है, जितना लागत लगता है उसका 82% मार्जिन निकलता है। जो अरहर की दाल होती है उसका 58% होता है, सोयाबीन में 52%, उड़द में 51% होती हैं।
तो ये सब जो कास्ट होती हैं, ये सब जो क्रॉप होती हैं, इसमें प्रोडक्शंस में कितना लगता है कितना नहीं। और वैसे जो एमएसपी ए ग्रेड की वैरायटी के लिए जो ए ग्रेड की जो वैरायटी के लिए एमएसपी है, ए ग्रेड की वैरायटी का जो धान है, धान भी कई कैटेगरी के आप लोग देखते होंगे, वो देखिए पहली साल 2060 रुपया था, इस साल वही 143 रुपये की जो वृद्धि हुई है 2203 रुपया कुंटल कर दिया गया। ज्वार जो हाइब्रिड होता है और जो ज्वार मालडांडी होता है उसके रेट, यानी कि हाइब्रिड ज्वार के रेट 3180 रुपया पर कुंटल, और जो मालडांडी ज्वार होता है उसका जो रेट है 3225 रुपया पर कुंटल क्रमशः कर दिए गए हैं। लास्ट सीजन में ये जो थे 2970 रुपये थे और 2990 रुपये थे। और फॉर मैच के लिए जो, यानी कि मैच के लिए 128 रुपया पर कुंटल बढ़ा दिया गया है और इसका जो रेट नया रेट है 2090 रुपया है। रागी के लिए जो है वो एमएसपी 3846 रुपया पर कुंटल से बढ़ा करके 268 रुपया इंक्रीज कर दी गई है। अब आयल सीड जो हैं, वो आयल सीड में जो एमएसपी है वो 8600, यानी कि जो तेल के बीज होते हैं उसमें देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर 8603 रुपया पर कुंटल कर दिया गया है। पिछली साल 6377 रुपया पर कुंटल था। सोयाबीन जो है 4600 रुपया पर कुंटल कर दिया गया है। नाइट सीड के लिए जो नई एमएसपी है 7734 रुपया पर कुंटल कर दिया गया है। सूर्यमुखी का जो तेल होता है उसके लिए 6760 रुपया कर दिया गया है। काटन के लिए जो लंबा वाला गांठ होता है, और काटन के लिए, काटन में 3 गांठें होती है, लंबा, मध्यम, तो जो लंबा वाला गांठ होता है उसके लिए 7020 रुपया पर कुंटल, और जो मीडियम का होता है 6620 रुपया पर कुंटल कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सीधा जो है इसका क्लेम किया है कि एमएसपी जो है लिंक्ड नहीं है, जो रियल बढ़ोतरी करनी चाहिए किसान की वो उसमें लिंक नहीं है। तो कई सारे जो लोग हैं वो अपना इस पर जो है विरोध किए हैं कि लागत की तुलना में ये कहीं भी मैच नहीं करती, और इस पर जो है बढ़ाने के लिए करना चाहिए, इस पर बढ़ाना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी सही बात है, क्योंकि देखिए भाई, जो सरकारें रेट बढ़ाती हैं, पहली चीज़ की एक बिचौलिया वर्ग होता है, और बिचौलिया वर्ग अभी भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, भारत में किसानों की जो दुर्दशा की कहानी है, सबसे बड़ी दुर्दशा तो यही बिचौलिया वर्ग पैदा करता है। क्योंकि किसान के पास इतनी मात्रा में संसाधन नहीं होते हैं कि वो मार्केट में ले जाकर के अपने सामान का प्रोडक्शन कर सके। उसके पास ना तो इतना टाइम होता है, ना तो उसके पास इतना मात्रा में जनसंख्या होते हैं। दूसरा, उसका जो प्रोडक्शंस होता है, पहली चीज़ की ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की सुविधा नहीं है, डीजल इतना ज़्यादा महंगा है कि जो प्रोडक्शंस होता है, आम जो किसान होते हैं वो खेती करने से हैरान हो जाते हैं। तो जो आप एमएसपी बढ़ा रहे हो, पहली चीज़ की आपका प्रशासनिक सिस्टम नहीं सही है। एमएसपी बढ़ा रहे हो तो उसको किसान का कितना लाभ मिला? किसान तो कुछ पाया ही नहीं। वो किसान, पहली चीज़ की, जब गांव में आप जाते हो तो जो धान वगैरह की फसलें होती हैं, ये क्या होते हैं कि जहाँ पर आपका उपनगर होता है, जो आपका ब्लॉक होता है, वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। ये व्यापारी एक ही दिन गाड़ियों से आते हैं और एक साथ सारी फसलों को खरीद लेते हैं। जैसे आपके पास 40 कुंटल 50 कुंटल धान का उपज हुआ, अब आप धान को रखे हो, वो गाड़ी लेकर के आए, 10,000 रुपया में आपने बेच दिया, आप एक मुश्त 10,000 रुपया पा गए। लेकिन जब आप उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हो, कितना इस धान को 50 बोरी धान उपजाने में कितना हमारी लागत आई, कितनी बार आपने खाद दिया, कितनी बार सोडा दिया, यूरिया दिया, ट्रैक्टर की जुताई कितनी बार दिया, मजदूरी कितने बार दिया, डीजल कितना लगा, कितना आपने, सबसे बड़ी चीज़ की टाइम कितना उस पर आपने दिया। तो मेरा इतना मानना है कि जो 10,000 रुपया है भाई, वो 10,000 रुपया कहीं भी ठहरता ही नहीं है। मुश्किल से 100-200 रुपये या 500 से 1000 रुपये की प्रॉफिट किसान को होती है। किसान नई नई नोट देख लेता है 10,000 रुपये की, वो फुल खुशी से एकदम फूल जाता है, बाकी उसको हर समय घाटा लगा रहता है। तो यही कहानी किसान के साथ होती है, इस पर कहीं न कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा जो एमएसपी प्राइस है उस पर इसी कारण से विरोध हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इंडिया यूएस डायलॉग 6 to 18 एक्सपोर्ट कंट्रोल, ये जो अभी इंडिया यूएस डायलॉग हुआ, वो खोज रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर के, जो वहाँ पर कठिनाई आ रही है एक्सपोर्ट को करने में, उसका समाधान खोजा जा रहा है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो है अगले वीक में, आगे आने वाले वीक में
अमेरिका जाने वाले हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर के आएंगी। क्या निकल कर के आती हैं वो तो उनके आने के बाद पता चलता है। अमेरिका निर्यात में कुछ संशोधन करता है, कुछ छूट देता है या नहीं करता। तो डोनाल्ड ट्रंप की जब तक एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने मोस्ट फेवर नेशन से भारत का दर्जा हटा दिया गया था। किस किस सेक्टर्स में कौन कौन सी संधि होगी ये बात निकल करके आती है, वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखिए द हिंदू जो है नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट विंडो ओपन फॉर द हिंदू बिजनेस लाइफ चेंज मेकर अवार्ड। द हिंदू जो है जो चेंज मेकर बिजनेस चेंज मेकर अवार्ड्स होता है उसके लिए 2023 के लिए द हिंदू ने नॉमिनेट किया है। अब नॉमिनेट में जो भी होंगे वो अपना पुरस्कार पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आज का आर्टिकल था। आज का आर्टिकल ख़त्म होता हुआ, न्यूज एनालिसिस ख़त्म होता हुआ, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में बेहतरीन ढंग से आ गई होंगी और आप लोग इस पर अपना अपना जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पसंद आया होगा एनालिसिस पार्ट तो आप लोग जितना हो सकेगा उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।